नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी। ये बेसिकली हम एनसीईआरटी का एक पार्ट कर रहे हैं, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता से आते हैं। तो हम सीटेट की बुक से कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा पहले क्या है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो ये बेसिकली एक तरीके से हम ताम्रपाषाण काल की हम इसमें बात कर सकते हैं। ताम्रपाषाण क्या है? जो नवपाषाण काल हमने लास्ट वीडियो में हमने करा, जिसमें लोगों ने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया, एक जगह स्थायी जीवन बिताना शुरू कर दिया और लोगों ने खेती और जानवर के पालन की शुरुआत करी, पशुपालन की शुरुआत करी। तो बेसिकली इसी से ही एक नए समाज का, नई सभ्यता का जन्म होता है, जिसका नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में बेसिकली क्या होता था कि नवपाषाण काल में नए नए पत्थरों के औजार बनाने शुरू हो गए और ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। और इस काल में तांबे और पत्थर दोनों को मिक्स करके एक नए किस्म का औजार बनाना शुरू हो गया। तो बेसिकली दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सा काल है। तो ये बेसिकली ताम्रपाषाण काल है और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। ये प्राचीन विश्व में सिर्फ 3 सभ्यताएं थी, प्रमुख सभ्यता। पहला था मिस्र। मिस्र की अगर हम बात करें तो पहली जो सभ्यता थी मिस्र। सेकंड आपने 11th में पढ़ी होगी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया और थर्ड थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अगर उद्भव की अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का जो जन्म था वो कैसे हुआ, किसने खोज करी, इसके बारे में अगर हम बेसिक डिटेल अगर हम जाने तो हड़प्पा के खंडरों की पहली बार जो खोज थी वो करी थी चार्ल्स मैशन ने। लेकिन बेसिकली सीटेट में इसका जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का पहली बार वर्णन किसने किया, तो वो थे चार्ल्स मैशन और ये करी थी 1842 में। फिर इसके बाद धीरे धीरे 1856 जब आया, 1856, इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने हड़प्पा की यात्रा की क्योंकि वहाँ पे भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और ये जो रेलवे लाइन थी ये कराची से लेके लाहौर तक के शहर को जोड़ती थी। इसके बाद जो था हमारा 1921 में, 1921 में सर जॉन मार्शल, क्या नाम था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने हड़प्पा का उत्खनन, हड़प्पा स्थल की खोज करी और इसके उत्खनन का कार्य जो था वो शुरू कर दिया। इसकी खुदाई का काम जो था वो शुरू हो गया। इसी तरीके से पहले हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई के बाद उनसे संबंधित और भी इमारतें और अन्य वस्तुएं मिली, जिसमें यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ से मिली है अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है जो गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है और ये लंबी लंबी दूरी पे स्थित थी। ठीक है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हड़प्पा की संस्कृति का हमें ज्ञान हुआ और इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत जो समयावधि है वो बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से 2600 से 900 ईसा पूर्व है। ठीक है। लेकिन अगर हम सबसे सटीक की बात करें तो वो था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। तो ये इसकी काल अवधि मानी जाती है सबसे सटीक कार्बन डेटिंग के आधार पे। तो बेसिकली दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसके आधार पर ये जो डेट फिक्स हुई है समयावधि वो किसके आधार पर हुई है, तो ये कार्बन के आधार। नेक्स्ट की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम विशेषता की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है
कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो काफ़ी बड़ी सभ्यता थी। बड़ी सभ्यता का मतलब है कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। उत्तर में मांडा, ये मांडा आपको नज़र आ रहा होगा, मांडा। फिर मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। फिर दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद, महाराष्ट्र में, ये और ज़्यादा नीचे का नहीं दिया हुआ है, तो ये दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे और भी हैं, उत्तर प्रदेश का भी बेसिकली नहीं दिया गया है, आलमगीरपुर है। और पश्चिम में सुतकांगेडेर, ये यहाँ पे दे रखा है, जो कि अफगानिस्तान में है। तो ये यहाँ तक फैला हुआ है, यानी बहुत बड़ी सभ्यता जो थी ये मानी जाती थी अपने समय की। इसके बाद ये पंजाब में है, पंजाब कहाँ है आपका, ये रहा। इसके बाद सिंध प्रांत में है, यहाँ पे। इसके बाद गुजरात में है, यहाँ नीचे। इसके बाद हम राजस्थान, हरियाणा और अफगानिस्तान, ये, तो यानी इस पूरे इलाके तक ये सभ्यता जो थी वो फैली हुई है। और इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है, क्योंकि पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले हिस्से में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दुर्ग नगर कहा है। अगर हम नीचे यहाँ पे बात करें इसके शहरी नियोजन की, यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है बेसिकली। तो अगर हम दुर्ग की बात करें, ये बेसिकली ये था ऊंचे शहर पे, यानी ऊंचाई वाली जगह पे दुर्ग स्थित था, लेकिन ये छोटा था। अगर हम बात करें निचले शहर की, तो निचला शहर जो था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो है ये काफ़ी नीचे वाले हिस्से में बेसिकली ये बसा हुआ था, इस वजह से इसको निचला शहर बोला गया। इनकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये पक्की ईंटों के बने हुए थे, और इनकी ईंटें जो थी वो इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह की जाती थी ताकि दीवारें मजबूत रहें। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम और शहरी नियोजन के बारे में अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं। इसमें बेसिकली दुर्ग और इस सब चीज़ों का दिया हुआ है। नालों की अगर हम बात करें तो नाले जो थे, नालों की 4-5 विशेषताएं हैं जो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आपको समझाता हूँ। नंबर 1 विशेषता जो है, नाले जो हैं वो 90 डिग्री कोण पे मूल्य बने हुए थे। सेकंड जो विशेषता है कि ये पहले से नियोजित थे, नियोजित। 90 डिग्री पर बनने का मतलब है ये ग्रेड पद्धति, ये एक पद्धति थी, क्या नाम था उस पद्धति का, ग्रेड पद्धति। ये इसी के आधार पर बनी हुई थी। ग्रेड पद्धति का मतलब है जहाँ पे भी नालियाँ मुड़ेंगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसके बाद नालियाँ जो थी वो 1 फीट से लेके 5 से 6 फीट तक की गहराई वाले भी थे। जो छोटे नाले थे वो 1 फीट से 3 फीट के बीच में थे, बड़े नाले जो थे वो 5 से 6 फीट के बीच में थे। इसके अलावा अगर हम नालियों की बात करें तो नालियाँ जो थी समय समय पर साफ करी जाती थी और ढकी होती थी। इसके अलावा जो बड़े नाले थे, बड़े नालों की एक विशेषता ये थी कि अगर सड़क पर कहीं पे भी हवा पानी अगर कहीं चलेगा तो वो अपने आप ही साफ हो जाता था। जो नालियाँ थी वो दीवार से सटी हुई होती थी, यानी घर जो बना हुआ है उसकी दीवार से सटी हुई होती थी, और गलियों का और घरों का सारा गंदा पानी जो है वो नालियों में जाता था, और छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से मिली होती थी। इसके बाद दोस्तों, अगर हम और नगरीय जीवन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली इनके खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो हमें बता रखी हैं, निर्वाह के तरीके। तो दोस्तों, निर्वाह का जो आरंभ था, क्योंकि हमने नवपाषाण काल में पढ़ा कि लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी है और इसके साथ साथ पशुपालन करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जब हड़प्पा सभ्यता का आरंभ होता है तो यहाँ पे कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी लोग जो हैं
किसी मनके पे अलग अलग तरीके के आकार जो हैं या उसका डिजाइन जो है या उसका कलर जो है वो करना शुरू कर दिया। इसके अलावा और क्या है इसमें कि कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत भी मिले हैं और कुछ ऐसे स्थलों को त्याग देने का भी प्रतीक हमें मिला है कि उन्हें छोड़कर चले गए लोग। निर्वाह के अगर हम तरीकों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे निवासी जो थे कई प्रकार के पेड़ पौधों और जानवरों पर निर्भर थे, जिसमें मछलियाँ उनसे प्राप्त भोजन करते थे। इसके अलावा बहुत सारे अनाज के दाने हमें मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये खेती भी करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अगले भाग की बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उगाते थे। तो अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे उगाई जाती थी। इसके अलावा बाजरे के दाने जो हैं वो कहाँ से मिले? गुजरात से। तो बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने हमें कहाँ से मिले? तो वो था गुजरात। चावल के दाने बहुत ही कम मिले हैं और जानवरों की हड्डियां हमें मिली हैं, जिनमें भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां जो हैं वो शामिल हैं। कृषि प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें कि कृषि में वो कहाँ तक आगे बढ़ चुके थे, तो खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। चौलिस्तान और कई स्थल जैसे बनावली जो कि हरियाणा में है, मिट्टी के बने हल का भी प्रतिरूप हमें मिला है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो किस चीज़ से जुताई करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, राजस्थान नामक खेत जो है वो वहाँ पे जुते हुए खेत हमें मिले हैं। तो यानी खेतों को यहाँ पे जोतना जो था वो शुरू हो गया था। इसके अलावा खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिले हैं। यानी एक खेत जो है वो इस तरीके से जुता हुआ है, तो इसी पे ही इस तरीके से भी हल चलाने को मिला है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और साल में जो है वो दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इसके अलावा फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजार जो हैं वो भी हमें मिले हैं। इन सब चीज़ों के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। और यहाँ पे खेतों में सिंचाई के लिए अफगानिस्तान में शोरतभुई नामक हड़प्पा स्थल से नहर के कुछ अवशेष मिले हैं। तो यानी जो है यहाँ पे खेतों की सिंचाई के लिए नहर भी मौजूद थे। प्राचीन नहरें बहुत पहले गाद से भर गई और ऐसा भी हो सकता है कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग जो है वो सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अलावा हमें धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसमें जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए होता था। तो बेसिकली हमारा जो खेती है वो हो गया है, शहर नियोजन ये हो गया है। इसके बाद नालों की हमने बात कर ली है। गृह स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो खाना पकाने के लिए एक आंगन, चारों ओर कमरे, और ये जो था गर्म मौसम में घर ठंडा रहता था और ठंडे मौसम में घर गर्म रहता था। तो यानी वातानुकूलन का जो सिस्टम है वो यहाँ पे मौजूद था। खिड़कियाँ, मतलब दो खिड़कियाँ बनी हुई थी। जैसे ये आपका घर है तो इस साइड एक खिड़की है, सेकंड खिड़की इस साइड है। यहाँ से हवा आएगी और इधर से होके जाएगी, ठीक है। तो ये जो था वो घर को ठंडा रखने का एक सिस्टम था उस टाइम का, जो कि घर इससे ठंडा रहता था। इसके अलावा भूतल पर दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अलावा जो आंगन है उसमें सीधा अवलोकन नहीं होता। घर ईंटों से फर्श से बना स्नानागार होता था और स्नानागार से जो वो पानी है वो सड़क की नालियों में जाता था। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पे चढ़ने के लिए छत भी थे, और सॉरी, छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं और कुछ ऐसे रूम्स भी थे जिनमें से बाहर आया जा सकता था और जिनका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को देख के, जैसे ये आपका घर का नक्शा है, घर में एक किचन, बेडरूम कई सारे, और इधर बाथरूम जहाँ से नालियों में पानी जाएगा, और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो नक्शे के हिसाब से यहाँ पे आपके पास
दिख रही होंगी। सेकंड की अगर हम दुर्ग की बात करें तो हमने दुर्ग और निचला शहर बेसिकली अभी हमने करा कि दुर्ग क्या था, निचला शहर क्या था। तो अगर हम दोस्तों अगर हम दुर्ग की बात करें, क्योंकि दुर्ग जो था वो एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चीज़ के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दुर्ग जो है एक तरीके से किला है, ठीक है। किले का मतलब है कि इसमें कोई राजा महाराजा भी हो सकते हैं कि वो रह रहे हों। इसके अलावा बेसिकली दुर्ग में सारे अमीर वर्ग रहते थे और इसके लिए इसको चारों ओर से घेरा गया था। ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये सारा घेरा गया है, वो भी पक्की ईंटों से। यहाँ पे एक माल गोदाम है और विशाल संरचना, जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपर जो है वो लकड़ी से बने हुए जो कि बहुत पहले नष्ट हो गए। और विशाल स्नानागार, तो यानी यहाँ पे बेसिकली दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला है विशाल स्नानागार और फर्स्ट है माल गोदाम। तो यानी यहाँ पे ये दो चीज़ें जो है बहुत ही मेन है। विशाल स्नानागार जो है वो आंगन में बना हुआ है, जिसका एक आयताकार जलाशय है, चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ है। यानी आपको ये दिख रहा होगा, ये बेसिकली ये जो नक्शा है, नक्शे के हिसाब से यहाँ पे स्नानागार है और चारों ओर ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये रूम है, बीच में स्नानागार है और पहाड़ों से खोद के इसमें पानी लाया जाता है। यहाँ पे माल गोदाम भी आपको दिख रहा होगा, चारों ओर रूम है, बीच में अनाज वगैरह रखा जाता है और रूम्स में भी अनाज वगैरह रखा जाता है ताकि उसको अगले साल या जब भी अकाल वगैरह पड़े या सूखा पड़े तो इसमें से जो है अनाज का उपयोग कर सके। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जलाशय की। तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, एक बड़ा सा कुआं था और जलाशय जो था एक पानी एक बड़े नाले में बह जाता था और जो दूसरी नालियाँ होती थी छोटे छोटे थे। 8 स्नानागार बने हुए थे और गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार बने हुए थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ बने हुए नाले में मिलती थी। तो बेसिकली हमारा छोटा सा ये टॉपिक है कि क्या होता था, किस तरीके से था। शवाधाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 मान्यताएं थी। फर्स्ट कि जो भी व्यक्ति है उसको दफनाना। फर्स्ट सेकंड है जलाना, जो कि हिंदू धर्म में होता है, और दफनाना जो है बेसिकली मुस्लिम और ईसाई धर्म में। और थर्ड जो है कि जंगलों में फेंक देना, जंगलों में फेंकना। तो 3 तरीके के यहाँ पे शवाधान के तरीके थे। बेसिकली अगर हम फर्स्ट की बात करें, दफनाना, तो दफनाने में लोग जो थे वो बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी और गर्त की बनावट जो होती थी वो अलग अलग होती थी। यानी जो गड्ढे खुदे होते थे वो सब में अलग अलग होते थे और इन्हीं गड्ढों की वजह से पहचान होती थी कि इस कब्र में कौन व्यक्ति है, ठीक है। और ये जो गर्त की सतहें हैं वो ईंटों की चिनाई की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इसमें थी। कब्रों में आभूषण मिले हैं, तो ये एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करता है कि लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी वो इसका यूज़ कर सकते हैं, जो अगला जन्म होगा उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें, क्योंकि आभूषण और मृदभांड मिले हैं, बर्तन मिले हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है। सेकंड चीज़ है जलाना। जलाने में क्या होता था कि लोग जो थे, बहुत सारे लोग की मान्यता ये थी कि मरने के बाद व्यक्ति को जला देना चाहिए। थर्ड ये था कि जंगलों में फेंक देना। अब जंगलों में फेंकने का मतलब है कि जो जानवर हैं, जंगली जानवर खासकर, जो कि खेतों के आसपास जो जंगल हैं उसकी अगर हम बात करें, तो जब भी जंगलों में अगर जानवरों के लिए भोजन कम पड़ जाता था तो वो खेतों की ओर दौड़ते थे। तो खेतों को बचाने के लिए जो भी व्यक्ति मरता था उसको जंगलों में फेंक देते थे।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता एक तरीके से कला और शिल्प है कि किस तरीके से ये चीज बनी है। वो एक तरीके से वो इसकी पहचान बताता है कि उस टाइम के लोग जो थे वो किस तरीके से अपना जीवन जो था वो व्यतीत करते थे। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अमीर व्यक्ति जो हैं उस समय के, वो इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे, वही थी विलासिता। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या है। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग में वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिनमें पत्थर, मिट्टी और सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। यानी ये चीज़ें जो हैं वो आसानी से बन सकती हैं, जिसमें पत्थर, मिट्टी और सामान्य पदार्थ जो होते हैं उनसे। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल थी? चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झामा, ये सारी चीज़ें जो थी वो शामिल थी। ये जो था सामान जो था वो सामान्य रूप से बस्तियों में हमेशा पाया जाता था। और पुरातत्वविद जो है वो विलासिता की वस्तु उस चीज़ को मानते थे जो बहुत ही कीमती हो, दुर्लभ हो या महंगी हो। ठीक है। ये जो था स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों या जटिल तकनीकों से बना होता था। अगर हम ये फायांस की बात करें, ये पात्र जो है फायांस से बना हुआ है, तो ये किससे बनता था? घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ जो था वो फायांस कहलाता था। और एक छोटे से पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इनको बनाना जो था काफी कठिन था। और हम बात कर लें आगे, ये कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ये दुर्लभ वस्तुएं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित थे। छोटी बस्तियों में ये बहुत ही मुश्किल ही था कि ये मिलती थी। उदाहरण के लिए फायांस से बने लघु पात्र संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे। और ये कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। कालीबंगन जैसी छोटी वस्तुओं में बिल्कुल ही नहीं मिले हैं। इसके अलावा सोना भी काफी दुर्लभ था और संभवतः आज की तरह कीमती था। और हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त होते थे। यानी सोने के आभूषण जो थे वो बहुत ही संभाल कर रखे जाते थे। शिल्प उत्पादन की अगर हम बात करें, शिल्प उत्पादन में हमें बहुत सारी चीजें मिली, जिसमें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाए गए थे। इसमें और भी चीजें हैं, जिसमें मनकों का जो बने हुए हैं कार्लिनियन। कार्निलियन क्या था? सुंदर लाल रंग का एक पदार्थ था। इसके बाद जैस्पर, स्फेटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी। ये मतलब ऐसी चीजें थी, बहुत मुश्किल से मिलने वाली मिट्टियाँ, जिनसे कोई चीज बनाई गई हो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मुहर भी बनते थे। किस तरीके से? पत्थर के मुहर। पत्थर के मुहर बनते थे। यहाँ औजार बनते थे, कांसे के औजार, हथियार, ये सारी चीजें। इसके अलावा जानवरों के चित्र मिले हैं हमें, लाल मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीजें जो थी वो हमें मिली है। ये रहे लाल मिट्टी के बर्तन। तो इन तरह की जो चीजें हैं, इन्हीं से ही हमें पता चलता है कि क्या था और ये कितना कीमती था। इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगा होगा। इस पे कलाकारी जो चित्र बनाए गए हैं, इसमें भी बहुत टाइम लगा होगा। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये आपको एक और चित्र आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि ये बनाना जो है वो काफ़ी कठिन है और ये बहुत ही मुश्किल से ये सारी चीज़ें जो है वो बनती हैं और बहुत ही महंगी होती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं उत्पादन केंद्र। उत्पादन केंद्र का बेसिकली मतलब है कि उत्पादन केंद्र का बेसिकली मतलब है यहाँ पे उद्योग, कि किस तरीके का उद्योग था। बेसिकली यहाँ पे जो उद्योग था वो था कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी, भवन निर्माण, धातुक्रम, हाथी के दांत से वस्तुओं का निर्माण, मूर्ति निर्माण, आभूषण निर्माण, ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा
हमको एक और चीज़ मिली है जो कि नाव बनाना। ठीक है, तो ये सारी जो चित्र आपको दिख रहे होंगे, इनसे हमें जो है अलग अलग वस्तुएं जो हैं वो उद्योगों की बात करी गई है कि वो कौन कौन से उद्योग जो थे वो उस टाइम पे फेमस थे। नेक्स्ट बात करते हैं माल प्राप्त करने की नीतियाँ। माल प्राप्त करने की नीतियों का मतलब है कि कच्चा माल कहाँ से मिलता है और किन लोगों को सामान बना के बेचा जाता था, यानी व्यापार। तो हालांकि मिट्टी जो है वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन पत्थर, लकड़ी, धातु, ये क्या लिखा है, जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं हमें, और मार परिवहन जो था वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और परिवहन किससे होता था? बेसिकली ज़्यादातर नाव से होता था। यहाँ पे यहाँ पे ये बता भी रखा है कि नदी मार्गों से ही तटीय मैदानों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, यानी भारत के बाहर से किस तरीके से माल आता था। जैसे नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ उपस्थित थीं। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल सुदूर अफगानिस्तान, शत्रुघ्न और अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, जिसको लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। तो यहाँ पे मतलब जो भी धातु जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में मिल रही है, वहीं पे एक तरीके का उद्योग जो था या व्यापार जो था वो पनपने लग गया। इसके अलावा कच्चा माल कभी भी मंगाने के लिए या कुछ बेचने के लिए बेसिकली सोने का प्रयोग या तांबे का प्रयोग जो था वो होता था। तो ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये आप इस चित्र से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे हड़प्पा सभ्यता ये रहा, और ये मेसोपोटामिया जिसमें उरुक दो शहर थे। यहाँ पर जो व्यापार था वो इस समुद्र के रास्ते होता था। इसके अलावा अगर हम दूसरी सभ्यता की बात करें तो कौन सी सभ्यता थी वो? मिस्र सभ्यता। तो वो भी जो था समुद्र के रास्ते ही भारत आते थे और अपना व्यापार करते थे। तो यहाँ पे बेसिकली सुदूर देशों से संपर्क की बात बोली गई है, तो बेसिकली नाव के जरिए होता था, और जो था आवागमन जो था वो नाव के जरिए बेसिकली यही होता था। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इनके क्या टॉपिक है कि कौन कौन सी चीज़ें जो थी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। तो मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले हैं तांबे, और लंबी दूरी के संपर्क के प्रमाण भी मिले हैं, जिसमें हड़प्पा के मोहर, बाट, पासे और मनके शामिल है। ठीक है, और ये कौन से मिट्टी के बने होते थे? कार्लिन, लाजवंत मणि, तांबा, सोना, यानी जो महंगी वस्तुएं थी उनका व्यापार जो था वो दूसरे देशों से होता था। अब हम बात कर ले मोहरे। तो यहाँ पे हमें मोहरे मिले हैं। मोहरों से हमें, क्योंकि मोहर जो थे वो, अगर आपको कोई सामान भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, या आपके पास बोरा है, इसका मुंह जो है उस पे उसको बांध के और उसके ऊपर मिट्टी भर के, मिट्टी उस पे लगा के सुखा के उस पे मोहर मारी जाती थी। मोहर मारने से एक चीज़ पता चल जाती है कि किसने भेजा है, और उसके टूटने से यह पता चल जाता है कि किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ करी है या नहीं। इसके बाद इसकी लिपि की बात करें तो लिपि के बारे में हमें जो है, क्योंकि इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, उसको पढ़ नहीं सकते। इसके अलावा क्योंकि सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं, और यह लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है, और इसमें क्योंकि 375 से 400 प्रतीक है, और ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, मोहरे, तांबे, औजार, मृतबानों के अमंट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण
अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि प्राचीन सूचना पट। तो ये बेसिकली जो उस टाइम की जो लिखावट थी, वो जिस भी हिसाब से पढ़ते लिखते थे, तो वो तो हमें अभी तक समझ में नहीं आई है, लेकिन उनसे जो है अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कह रहे होंगे। बाट की हमने बात कर ली है, 2 4 6 8 16। इसमें क्या होता था कि ये जो बाट जो थे वो सम संख्या होती थी सारी, कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसके बाद फोर्थ, सिक्स, एट, मतलब डबल करके मिला है हमें। 2 4 8 16 32 64, ठीक है, इस तरीके से हमें बाट मिले हैं। 12,800 तक के ये थे। तराजू और पलड़े भी मिले हैं। अब हम इसमें राजा की अगर हम बात करें तो राजा जो था, जाहिर सी बात है, इतने बड़े जो सभ्यता है उसको चलाने के लिए राजा बहुत ज़रूरी है। और हमें राजा के एक चित्र भी मिला है, ये चित्र आपको दिख रहा होगा। ये चित्र भी मिले हैं, विशाल स्नानागृह और विशाल अन्नागृह किसी पर्सनल व्यक्ति द्वारा नहीं बनाए जा सकते, वो किसी एक मेन शासक द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। तो ये भी है, लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी राजा यहाँ पे रहा होगा, उसका सबूत हमें नहीं मिला है। लेकिन ये भी नहीं नकारा जा सकता कि ये जो है सारे कार्य जो हैं यहाँ के, पूरी सभ्यता का संचालन बिना राजा के या बिना किसी शासक के हो सकता है। तो यहाँ पे एक पुरोहित राजा का चित्र हमें मूर्ति मिली है, जिससे हम थोड़ा बहुत ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई राजा यहाँ पे या कोई ऐसा व्यक्ति था जो पूरे राज्य का पूरे सभ्यता का संचालन करता था, जिसमें कौन कौन से काम, अनुष्ठान का निष्पादन, राजनीतिक सत्ता, इसके अलावा जो विशाल स्नानागृह, अन्नागार जो है उनको भी संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो भी थी। इसके बाद सभ्यता के अंत की हम बात कर लेते हैं। सभ्यता के अंत की अगर हम बात करें तो लगभग ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे अधिकांश विकसित हड़प्पा सभ्यता को त्याग दिया गया। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो थे वो इस नगर को छोड़ के दूसरी जगह बस गए। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहाँ पे नई बस्तियों की आबादी जो थी वो बढ़ने लगी, और ऐसा लगता है कि 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। लेकिन ये जो था, हम फैक्ट पे आते हैं कि 3900 वर्ष पहले यहाँ पे बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, जिसमें लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, मुहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे आयात में काफ़ी कमी हो गई, और सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास की प्रणाली खराब हो गई, सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लग गए। ये सब क्यों हुआ इसका पता नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में 3900 वर्ष पहले शुरू हो गई। इसके बाद कुछ विद्वानों का मानना है कि नदियाँ सूख गई, कुछ लोगों का कहना है कि जंगल खत्म हो गए, इस वजह से लोग यहाँ से चले गए। इसके अलावा ये भी कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, इस वजह से जंगल खत्म हो गए। मवेशियों के बड़े बड़े झुंड, चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि इन नगरों का अंत कैसे हुआ। तो यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो हमें, थोड़ी बहुत डिटेल हमें दे रखी है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसके बाद आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई, और कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई नई छोटी बस्तियों में जाकर बस जाने लगे, और 1400 वर्ष बाद नए नगरों का विकास हुआ। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ थी, बाहरी यात्रियों का आक्रमण। यहाँ पे क्योंकि हमें आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं, तो इन आक्रमणों से भी ऐसा लगता है कि लोग जो थे वो डर के दूसरी जगह पे बस गए, और बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हो गया और वो मर गए, और इस सभ्यता का अंत हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं दोस्तों, और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए
तो कृपया इसको एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी मैंने बोली थी कि आपको 2 पार्ट में इसको करवाऊंगा, वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता एक ही पार्ट में होना था, लेकिन वैदिक काल की जो बात है दोस्तों, तो वैदिक काल के बारे में सारी डिटेल जो है पहले से चैनल पर अपलोड है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो में अगर कोई कमी हो, हमें आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपकी दोस्तों, यहाँ तक का जितना भी हिस्ट्री का पार्ट हो रखा है, ये 4th पार्ट था, तो जितना भी हो रखा है इसके MCQs जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कल लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।